हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमारा व्याकरण के अंतर्गत विषय चल रहा था संज्ञा। संज्ञा हमने आपको स्पष्ट कर दिया था, लेकिन आज हम संज्ञा के अंतर्गत ही क्या क्या चीज आती हैं, लिंग, वचन और कारक। तो आज हमारा पद के भेद, संज्ञा का लिंग हम आपको स्पष्ट करेंगे। थोड़ा सा हम फिर स्टार्टिंग में आपकी इसकी भूमिका के विषय में बता देते हैं संक्षेप में, जो हमने संज्ञा के साथ आपको बताया था, कि ताकि फिर से आपका अभ्यास हो सके। फिर ध्यान से देखिए, पद के भेद। आपको पद के भेद बताए थे कि पद के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी, दो पद के भेद होते हैं। विकारी कौन से होते हैं? कि जिनमें परिवर्तन हो सके। परिवर्तन कैसे? कि लिंग के, वचन के या आपके कारक के अनुसार आपका जहां परिवर्तन हो जाता है उसे हम विकारी पद कहते हैं। और जहां क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये क्या है? इन पर ना तो काल का प्रभाव पड़ता है, ना लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना वचन का प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे अविकारी कहलाते हैं। कि अविकारी यानी कि अपरिवर्तन वाले, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हमने शुरू करे थे आपके विकारी। विकारी में सबसे पहला हमने आपको स्पष्ट किया संज्ञा। अब संज्ञा तो हमने आपको समझा दिया, इसकी परिभाषा भी, इसके भेद भी हमने उदाहरण सहित स्पष्ट कर दिए, और इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको हमने स्पष्ट कर दिए। लेकिन अब आप देखिए, संज्ञा के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी चीजें हमारी संज्ञा के विकारक तत्वों के रूप में आते हैं? लिंग, वचन और कारक। ये तीन चीजें हमें संज्ञा में और पढ़नी है। तो आज हम संज्ञा का पहला विकारक तत्व पढ़ेंगे, लिंग। ठीक है, तो आज हम इस कक्षा में, इस क्लास में जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो लिंग का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। लिंग की पहचान के बहुत सारे नियम होते हैं कि कैसे हम उनको पहचानें, कैसे हम उनको परिवर्तित करें। तो ये सारी जानकारी आज आपको इस क्लास के अंतर्गत दी जा रही है, तो इसलिए आप ध्यान से इसको समझिए। लिंग का शाब्दिक अर्थ, जो लिंग हम पढ़ रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह, निशान या प्रतीक, ये हमारे होते हैं लिंग के शाब्दिक अर्थ। कि हम चिन्ह से पहचान रहे हैं, निशान से पहचान रहे हैं, या उसके प्रतीक रूप से पहचान रहे हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। अब देखिए परिभाषा, कि हमारी परिभाषा क्या कहती है, क्या बताती है परिभाषा लिंग के विषय में। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने के बारे में पता चले, उसे लिंग कहते हैं। यानी कि लिंग हम किसे कहते हैं? कि जिससे या तो पुरुष जाति का बोध हो रहा है या किसी से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग के भेद, हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं। वहां आपके तीन, यहाँ लिंग के दो हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में जो तीन लिंग होते हैं वो पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, और निर्जीव वस्तुओं के लिए नपुंसकलिंग लिंग का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन हिंदी में आपका नपुंसकलिंग नहीं माना जाता है, वो केवल मात्र संस्कृत में होता है। कभी कभी आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में धोखे से ये पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, या मान लीजिए उसमें भेद पूछ लिया जाता है, कोई ऑप्शन में आपका नपुंसकलिंग भी दे दिया गया है। तो ये बात भी आपको अपने मस्तिष्क में बनाए रखना है कि संस्कृत में तीन है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और हिंदी में केवल मात्र आपके दो हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम इनका अध्ययन करेंगे कि पुल्लिंग की क्या पहचान है और स्त्रीलिंग की क्या पहचान है। सबसे पहले आप देखिए पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लेखक, पुत्र, मामा, शेर, मोर आदि, ये जितने भी शब्द आपके सामने लिखे गए हैं ये सब पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं।
शब्द तो असंख्य होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने थोड़े से शब्द लिखे हैं कि ये सब हमारी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अब देखिए पिक्चर भी, जैसे मान लीजिए अब हम चाहे लड़का कहें या हम मोहन कहें, यहाँ हमने पुरुष का नाम रख दिया है मोहन, राम, मोहन, श्याम, कोई भी शब्द हो सकता था। यहाँ पर आपका लड़का है, बालक है, ठीक है, छात्र है, कोई भी आपका हो सकता था। तो ये सब हमारे क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए स्त्रीलिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे गंगा, लेखिका, पुत्री, शेरनी, मोरनी आदि। अब देखिए कुछ शब्द हमने उसी से रिलेटेड लिए। वहां हमने लेखक कहा था तो लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका हो गया, पुत्र कहा था तो पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री बन गया, शेर था, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी हो गया, मोर का स्त्रीलिंग मोरनी हो गया। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि ये शब्द हमारी किसी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। अब जैसे आप देखिए लड़की और गीता। अब लड़की है, बालिका है, छात्रा है, नारी है, हम कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ये सब हमारी स्त्री का बोध करा रहे हैं। अब यह नाम कोई भी हो सकता है, गीता है, रीता है, सीता है, कोई भी नाम हो सकता है आपका। तो ये दोनों पिक्चर्स आप सामने देख रहे हैं, ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट अब आपको ध्यान देना है किस चीज पर, कि स्त्री एवं पुल्लिंग की पहचान का तरीका क्या है, कि हम कैसे पहचाने कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है, तो उसकी पहचान का तरीका हम कैसे करें। ये देखिए, ये हम 3 तरह से पहचान सकते हैं। फर्स्ट आपका है सर्वनाम की मदद से, कि हम सर्वनाम की मदद से पहचान सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कैसे? मेरा या मेरी शब्द को लगाकर, हमारा या हमारी शब्द को लगाकर, अपना या अपनी शब्द को लगाकर, तुम्हारा या तुम्हारी शब्द को लगाकर, तेरा या तेरी शब्द को लगाकर, उसका या उसकी शब्द को लगाकर। ये हमने सारे सर्वनाम के शब्द दिए हैं कि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब जैसे मान लीजिए हमने मेरा शब्द दिया था, तो मेरा भाई, मेरी भाई तो नहीं कहोगे ना, मेरा भाई कहोगे तो इसका मतलब भाई हमारा पुल्लिंग हो गया। मेरी बहन, बहन के साथ हमने मेरी लगाया तो इसका मतलब बहन शब्द हमारा स्त्रीलिंग हो गया। मेरा बहन तो नहीं कहोगे आप, तो इस तरह से आपने सर्वनाम का प्रयोग करके पहचाना। हमारा देश, हमारी देश नहीं होता है। हमारी संस्कृति, संस्कृति के साथ हमारा नहीं लगा सकते हो, तो हमारा और हमारी सर्वनाम शब्द से आपको पता चल गया देश पुल्लिंग है, संस्कृति स्त्रीलिंग है। अपना काम, अपनी पहचान, कि अपना काम, अब काम शब्द जो है वो पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है कार्य। अपनी पहचान, पहचान स्त्रीलिंग के रूप में, क्योंकि पहचान के पास आप अपना शब्द नहीं ले सकते कि अपना पहचान, कभी बोला जाता है इस तरह का शब्द? कभी नहीं बोला जाता है, तो अपनी पहचान होता है। तुम्हारा बैग, तुम्हारी पुस्तक। अब बैग के साथ तुम्हारा शब्द है तो तुम्हारी बैग शब्द नहीं होता है, तुम्हारा बैग कहाँ है, तुम्हारा बैग बहुत सुंदर है, तो तुम्हारा शब्द प्रयोग होगा, इसका मतलब बैग हमारा पुल्लिंग हो गया। तुम्हारी पुस्तक, पुस्तक के साथ तुम्हारी हमने सर्वनाम शब्द लगाया तो पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग हो गया। उसका नाम, उसकी साड़ी, उसका नाम बहुत है तो नाम पुल्लिंग में आता है, साड़ी स्त्रीलिंग में आ गया। तो एक तो तरीका हमारा ये हुआ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने का सर्वनाम की सहायता से। अब दूसरा तरीका देखिए, विशेषण की मदद से हम पहचान सकते हैं। अच्छा या अच्छी, बुरा या बुरी, बड़ा या बड़ी, मीठा या मीठी आदि, ये सारे हमारे विशेषण शब्द हैं। वे अच्छा, अच्छी, इस तरह से करके हम करते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छा लेख, अच्छी लेख तो हम कभी नहीं कहते हैं, या तो हम लिखाई लिखावट के साथ तो प्रयोग कर सकते हैं कि उसकी लिखावट अच्छी है, ठीक है, लेकिन हम लेख के साथ हमेशा अच्छा प्रयोग करते हैं, तो लेख हमारा पुल्लिंग हो गया। अच्छी आदत, आदत अच्छी होती है, आदत अच्छा नहीं होता है, तो आदत हमारा स्त्रीलिंग हो गया क्योंकि उसके साथ हमारा अच्छी विशेषण फिट बैठ रहा है। बुरा व्यवहार, व्यवहार हमेशा पुल्लिंग होता है
कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, चाहे हम अच्छा लगाएं चाहे हम बुरा लगाएं, दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब व्यवहार हमारा पुल्लिंग हो गया। बुरी संगति, उसकी संगति अच्छी नहीं है, उसकी संगति बुरी है, तो आप चाहे अच्छी शब्द लगाकर देखें चाहे आप बुरी शब्द लगाकर देखें, लेकिन संगति आपका स्त्रीलिंग होगा। बड़ा घर बड़ी कोठी, अब आप देखिए बड़ी घर तो नहीं कर सकते हो, घर बड़ा ही होता है कि उसका घर बहुत बड़ा है, उसकी कोठी बहुत बड़ी है, तो कोठी के साथ हम बड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब घर पुल्लिंग है और कोठी आपकी स्त्रीलिंग है। मीठा दूध मीठी चाय, अब आप देखिए दूध भी पेय पदार्थ है, चाय भी आपका पेय पदार्थ है, लेकिन दूध के साथ मीठा ही प्रयुक्त होता है, मीठी दूध नहीं होती है। चाय मीठी होती है, उसके साथ मीठा प्रयोग नहीं कर सकते कि मीठा चाय। तो आपको इस तरह से पहचान सकते हो कि मीठा शब्द के साथ सुनने में हमें कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा आम बोलचाल में शब्द प्रयुक्त होता है। तो दूध आपका पुल्लिंग हो गया, चाय आपकी स्त्रीलिंग हो गई। तो दो तरीके तो आपके ये हो गए, सर्वनाम और विशेषण। अब थर्ड हम कैसे पहचान सकते हैं, क्रिया की मदद से पहचान सकते हैं। होता है या होती है, रखा है या रखी है, खुल गया या खुल गई, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम दे सकते हैं। ये सारे शब्द आपके क्रियापद हैं। मेज पर गिलास रखा है, अब आप ये तो नहीं कहोगे कि मेज पर गिलास रखी है, गिलास रखी है कभी क्या हम आम बोलचाल में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं कभी भी। तो गिलास पुल्लिंग हो गया। मेज पर किताब रखी है, किताब रखा है हम नहीं कह सकते कि मैंने अपनी किताब मेज पर रखा है, ये कभी हम कहते हैं, मैंने अपनी किताब मेज पर रखी है, तो यानी कि किताब हमारी स्त्रीलिंग हो गई। दरवाजा खुल गया, खिड़की खुल गई, अब दरवाजा खुल गया दरवाजा खुल गई ये नहीं कहा जाता, खिड़की खुल गया ये नहीं कहा जाता। तो खिड़की स्त्रीलिंग है, दरवाजा पुल्लिंग है। तो तीन तरह से आपने देख लिया कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम इन तीन तरीकों से पहचान सकते हैं कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। किसकी मदद से, सर्वनाम की मदद से, विशेषण की मदद से और क्रिया की मदद से। अगर हमारे इन तीनों चीजों से भी समझ में नहीं आ रहा, हम फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, तब हमें इसके नियमों को समझना जरूरी है। अब उसके लिए हमारे कुछ नियम भी निर्धारित हैं। अब मान लीजिए पुल्लिंग शब्द है, उसके कुछ सामान्य नियम बने हुए हैं कि जिससे हमें पता चलेगा वो पुल्लिंग है। फर्स्ट नियम हमारा क्या कहता है कि प्रायः पर्वत, देश, अनाज, हिंदी के महीने, दिन, ग्रह, नक्षत्र, पेड़, विभाग, समुद्रों, फलों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब ये आपको याद करना पड़ेगा नियम तो कि ये चीजें हमारी जहां पर भी आएंगी इसका मतलब वो हमारे पुल्लिंग हो गए। अब एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ शब्द आपके सामने दिए हैं। मान लीजिए पहले था आपका पर्वत, तो पर्वतों के नाम में आप देखोगे हिमालय है, विंध्याचल है, एवरेस्ट है, इस तरह का जो भी पर्वत है वो पर्वत आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। देशों के नाम भारत, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, जापान सब पुल्लिंग में आते हैं। अब आप देखेंगे हमने आगे एक अपवाद शब्द लिखा है। अपवाद का मतलब ये है कि बाकी सारे देश तो हमारे पुल्लिंग होते हैं, केवल मात्र किसे छोड़कर, श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका आपका स्त्रीलिंग है। तो अपवाद का मतलब आपका हुआ कि बाकी सब पुल्लिंग है, श्रीलंका आपका स्त्रीलिंग है, ये अपवाद कहलाता है। थर्ड है देशों के नाम, देशों के नाम हो चुके हैं, अनाजों के नाम, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, जौ, तिल। अब अनाज तो बहुत सारे होते हैं, कुछ ही नाम हमने आपके सामने लिखे, अगर हम सबके नाम लिखने लगे तो पूरा पेज पता चलेगा एक ही चीजों से भर गया। एग्जाम्पल के लिए कुछ उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है, कि गेहूं, इस बार गेहूं अच्छा हुआ, या ठीक है, अगर फसल लगा देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा गेहूं की फसल। लेकिन गेहूं अलग से आपका कि मोटा गेहूं है, छोटा गेहूं है, अच्छा गेहूं है, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं।
अपवाद में क्या है, मक्का, मसूर, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कभी आप देखेंगे मकई शब्द भी प्रयोग होता है, तो मक्का है, मसूर है, मकई है, ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। हिंदी के महीने, हिंदी के महीने आपके चैत्र मास से जैसे शुरू होते हैं, अब फागुन मास पर जाकर एंड होता है, यानी कि ये भी आपके अंग्रेजी महीनों के समान ही 12 होते हैं। तो हिंदी के महीने आपके जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ग्वार, कार्तिक, ये जितने भी महीने आपके होते हैं ये सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम, जो 7 दिन आपके होते हैं सप्ताह में, वो दिनों के नाम भी आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार से लेकर रविवार तक के 7 दिन पुल्लिंग के अंदर आएंगे। ग्रह नक्षत्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, वरुण, ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब पुल्लिंग होते हैं। अपवाद केवल क्या, पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह हमेशा आपका स्त्रीलिंग होता है। बाकी सारे ग्रह नक्षत्र आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ये भी कर लोगे कि जैसे अपवाद वाले चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, इनको अगर बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख लोगे तो बाकी अगर कोई भी आपकी चीज आ रही है तो आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये पुल्लिंग होगा। वरना तो नियम तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें आपकी पुल्लिंग में आती हैं। या फिर हमारा दूसरा तरीका होता है, हम वाक्य को बनाकर देखें कि वाक्य के बनाने में क्रिया किस रूप में प्रयुक्त हो रही है, किस तरह से शब्द का प्रयोग हमारा हो रहा है, उससे भी हम काफी हद तक पहचान लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेड़ों के नाम, आम, बरगद, नीम, पीपल, इस तरह के बहुत सारे पेड़ होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद में क्या है, इमली और शीशम, ये दोनों हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, शीशम भी और इमली भी। विभागों के नाम, जल विभाग, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, तो ये जितने भी विभाग होते हैं हमारे, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। कि विद्युत विभाग अपना कार्य कर रहा है, जल विभाग अपना कार्य कर रहा है, या जल विभाग ने इस तरह का कार्य नहीं किया, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे पुल्लिंग में आते हैं। समुद्र के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, इस तरह के महासागर आपके और भी नाम होते हैं। तो जितने भी महासागर के नाम हैं, समुद्र के नाम हैं, वो सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फलों के नाम, सेब, संतरा, अनार, अंगूर आदि। हम कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टी है तो नहीं कहते ना हम। सेब मीठा है, ठीक है, संतरा मीठा है, खट्टा है, ठीक है, अनार फीका है, मीठा है, तो ये सब हम इस तरह से पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अपवाद क्या है, लीची, अंजीर, ये शब्द हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका सेकंड नियम। ये फर्स्ट नियम हो गया आपका पुल्लिंग की पहचान का। अब दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि प्रायः रत्नों, धातुओं एवं द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये 3 चीजें याद रखनी है, रत्न, धातु और द्रव, ये तीनों चीजें भी हमारी पुल्लिंग में आती हैं। कैसे, रत्नों के नाम में हीरा, मोती, पुखराज, पन्ना, नीलम, मूंगा आदि सब हमारे पुल्लिंग में आएंगे। अपवाद क्या है, मणि, मणि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, बाकी सारे रत्न हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। धातुओं के नाम, सोना, पीतल, तांबा, जस्ता, लोहा, कांसा, एल्युमिनियम, टीन, सारी धातुएं हमारी पुल्लिंग में आती हैं। केवल मात्र क्या, चांदी, चांदी स्त्रीलिंग में आती है। कहते हैं ना चांदी आजकल बहुत सस्ती हो गई है, तो सस्ती का मतलब यह या महंगी हो गई है। आप सोने को तो नहीं कहोगे ना कि सोना सस्ती हो गई है, सोना महंगा हो गया है, ठीक है, सोना सस्ता हो गया है। तो इस तरह से सारी धातुएं पुल्लिंग में आती हैं, केवल मात्र चांदी स्त्रीलिंग में आती है। द्रवों के नाम, घी, तेल, पानी, सोडा, दूध, दही, शरबत, रस, जूस, काढ़ा, कहवा, जलजीरा आदि सब आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अपवाद में देखिए कितने सारे शब्द इसमें हैं। चाय, हम कहते हैं ना मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, चाय स्त्रीलिंग हो गया। कॉफी, मुझे कॉफी पीनी है, कॉफी पीना है तो नहीं कहते ना, कॉफी पीनी है। शिकंजी पीनी है, लस्सी पीनी है,
छाछ पीनी है कि जो दही से बनाई जाती है छाछ, वो भी छाछ आपकी स्त्रीलिंग है। मदिरा है। तो इस तरह के शब्द जो आमतौर पर हम अपने दैनिक जीवन में भी प्रयुक्त करते हैं, तो उससे ही हमें काफी कुछ अंदाज लग जाता है अगर हम वाक्य में प्रयोग करके देखें। कई बार आप इसमें एक चीज देखेंगे कि दही शब्द दिया है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि दही शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं दही खट्टी हो गई, दही जमी नहीं, इस तरह का प्रयोग करते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, दही जमी नहीं, दही खट्टी हो गई नहीं कहा जाता। दही हमेशा पुल्लिंग में होता है और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा दही शब्द का प्रश्न जरूर आपका आता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला शब्द है। आम बोलचाल में बहुत सारे लोग इसका गलत प्रयोग करते हैं। दही जमा नहीं, दही खट्टा हो गया। तो दही का प्रयोग हमेशा आप पुल्लिंग में करना, इसे स्त्रीलिंग में कभी भी सही मत करना, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड नियम क्या कहता है। थर्ड नियम के अनुसार अक, आपा, आव, आवा, एरा, खाना, त्वा, दान, पन, मान, वान आदि प्रत्ययों से बने शब्द सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं। अब ये देखिए, इतने सारे प्रत्यय शब्द आपके सामने दिए, आप कहेंगे कि इनको हम कैसे रखें, कैसे याद करें हम इनको। तो आपको बेटा शब्द तो याद रखने पड़ेंगे थोड़े से, अदरवाइज हमने इन प्रत्ययों से जो शब्द आपके सामने बनाए हैं, आप उन शब्दों को ध्यान से देखिए, जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपका अक शब्द है, अक से हमने दो दो शब्द हर प्रत्यय से बनाए हैं आपके। अक से आपका बन गया पाठक और धावक। पाठक का मतलब है पाठ करने वाला, पढ़ने वाला, या धावक का मतलब है दौड़ने वाला। तो धावक और पाठक, क्योंकि अगर स्त्रीलिंग होता तो पाठिका और धाविका बन जाता आपका, तो का आपका अक प्रत्यय से ये दोनों पुल्लिंग बन गए। बुढ़ापा, मोटापा, बुढ़ापा आ गया, चाहे वो भाई महिला के लिए प्रयुक्त हो रहा है चाहे पुरुष के लिए भी हो रहा है, लेकिन बुढ़ापा शब्द तो पुल्लिंग ही है ना आपका। हम कहेंगे कि भाई मुझे बुढ़ापा आ गया, या राम को बुढ़ापा आ गया, सीता को बुढ़ापा आ गया, तो सीता चाहे स्त्रीलिंग है चाहे राम पुल्लिंग है, लेकिन बुढ़ापा शब्द तो पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त हो रहा है। मोटापा ये भी पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होता है, चाहे हम स्त्रीलिंग सीता के लिए प्रयुक्त करें, चाहे हम लक्ष्मण के लिए प्रयोग करें, या किसी भी अभिषेक के लिए प्रयोग करें। बहाव, बचाओ, ये आव प्रत्यय से बन गया कि गंगा का बहाव, बहाव बहुत तेज है, बहुत तेजी से हो रहा है, तो हो रही है नहीं कहते हम, हो रहा है। तो बहाव, बचाओ। आपका आवा से दिखावा, पहनावा, उसका पहनावा अच्छा नहीं है, अच्छी है नहीं कहते हैं। ममेरा, लुटेरा, ममेरा शब्द हो गया, लुटेरा हो गया आपका एरा से। कहते ना कि ममेरा, कि मेरा ममेरा भाई, ममेरा शब्द हो गया, या फिर ममेरी होगा तो वो स्त्रीलिंग हो गया आपका। दवा खाना, मुसाफिर खाना, ये आपके खाना से बन गया, तो ये पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है कि मुसाफिर खाना। ममत्व, पशुत्व, इस तरह के शब्द आपके बनते हैं तो आप प्रत्यय लगाने से। कूड़ेदान, पानदान, कूड़ेदान बाहर रख दो, ठीक है, कूड़ेदान बाहर पड़ा है, कूड़ेदान बाहर पड़ी है, हम इस तरह से शब्द को प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से पानदान, पानदान वहां रखा है, ये नहीं कहेंगे पानदान वहां रखी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दान प्रत्यय लगाकर ये शब्द बनाए। पन से लड़कपन, पागलपन। मान से बुद्धिमान, शक्तिमान, मान लगाकर आप बहुत सारे शब्दों को भी बना सकते हो। आपका बुद्धिमान बन गया, शक्तिमान आपका इस तरह से आपका बन गया है। इसी तरह से वान से बलवान, धनवान, शक्तिवान, आप कोई भी शब्द आपके बना सकते हो इस तरह से। गुणवान आप बना सकते हो, गुणवान बन जाएगा। तो इन प्रत्ययों का प्रयोग करके जो हम शब्द इस तरह से बना रहे हैं, ये हमारे पुल्लिंग का बोध कराते हैं, या हमसे पता चलता है कि ये शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट आप देखिए, फोर्थ नियम क्या है। समुदाय या समूह वाचक नाम तथा व्यवसाय बताने वाले नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, कि जो या तो समूह का बोध करा रहे हैं, जैसे मंडल, दल, परिवार। आप देखेंगे मंडल का मतलब है समूह का, दल किसी भी चीज का दल हो सकता है, सैनिकों का दल हो सकता है, ठीक है। परिवार, परिवार का मतलब होता है कई लोगों का समूह वहां पर हो गया।
झुंड, झुंड भी बहुत सारी चीजों का, जैसे हमने कहा था कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है, तो झुंड भी बहुत सारा समूह हो गया। जुलूस, जुलूस एक व्यक्ति से नहीं होता है, जुलूस में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। कुटुंब, कुटुंब भी आपका कुटुंब बड़ा है, बहुत सारे लोग होते हैं। समाज, समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता है, समाज में अनेक लोग रहते हैं, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इस तरह से समूह या समूहवाचक का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। अपवाद क्या है? अब इसमें अपवाद देखिए इसी का, भीड़, भीड़ आप पुल्लिंग नहीं कहेंगे, आप ये कहोगे ना कि वहां बहुत भीड़ लगी है, ये नहीं कहोगे कि वहां बहुत भीड़ लगा है, तो भीड़ स्त्रीलिंग हो गई। सेना, सेना आ रही है या सेना सीमा पर तैनात है, तो सेना शब्द भी हमारा स्त्रीलिंग है। सभा हो रही थी, सभा स्त्रीलिंग है। सरकार, आप सरकार शब्द तो आमतौर पर रोजाना सुनते हो ना कि हमारी सरकार कैसी है, ये तो नहीं कहते ना कि हमारा सरकार कैसा है, तो हमारी सरकार यानी कि सरकार स्त्रीलिंग है। टोली, संसद, ये सब हमारे किस तरह का है, ये सब स्त्रीलिंग है। तो ये हमारा अपवाद है समुदाय या समूहवाचक का, कि ये शब्द हमारे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे और बाकी समूह हमारा पुल्लिंग में प्रयुक्त होगा। व्यवसाय सूचक, बढ़ई, मिस्त्री, धोबी, हलवाई, रमसार, ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं, जो कि कार्य को कर रहे हैं, किसी व्यवसाय को कर रहे हैं। फिफ्थ आपका है, कुछ पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, चाहे उस पद पर पुल्लिंग भी आसीन है, पुरुष जाति भी है और स्त्री जाति भी है, लेकिन उसके नाम जो है वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कथाकार, शिल्पकार, कर्मचारी, उपन्यासकार, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए आप पुरुष के लिए कह रहे हैं कि अभिषेक इंजीनियर है, ठीक, आपने कहा अंकिता इंजीनियर है, क्या उसके लिए इंजीनियरी शब्द थोड़ी करोगे कि इंजीनियर को आपने इंजीनियरी बना दिया, नहीं कर सकते हो ना, शब्द तो पद तो वही रहेगा ना, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, लेकिन हम उसका प्रयोग जब करते हैं तब हम उसमें करते हैं, मान लीजिए सपोज प्रधानमंत्री शब्द ही आप ले लीजिए, आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी है, तो वो प्रधानमंत्री। अगर वहां पर हमें प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग के लिए करना है तो हम कहते थे ना कि इंदिरा गांधी हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो वहां हम महिला शब्द का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग बनाने के लिए। कोई सा भी पद हो, हम कहते हैं महिला कर्मचारी, महिला इंजीनियर, महिला डॉक्टर, हम इस तरह के शब्दों का अधिकांश प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सिंगल में आपसे पूछा जाए तो पद हमारे हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली सारी चीजें आपको नियम। तो ये आपका था 5 नियम स्पष्ट हो चुके हैं। अब है आपका लास्ट 6th नियम, और अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब आप ये कहोगे कि अकारांत हम कैसे पहचाने, इकारांत कैसे पहचाने, उकारांत कैसे पहचाने, कि ये हमारा इकारांत है, अकारांत है या उकारांत है। अब आप देखिए अकारांत में हमने कुछ शब्द दिए हैं, मित्र, घर, भोजन, वन और राम, ये सब हमारे अकारांत है। अब हम कैसे पहचाने, एक शब्द को हमने करके आपको बता दिया। मान लीजिए मित्र शब्द है, हमने जब वर्ण विच्छेद सीखा था, वर्ण विच्छेद के अंतर्गत हम इस तरह से वर्णों को अलग अलग करते हैं ना, कि जहां जो हमारा उच्चारण हो रहा है उसी स्थान पर हम वो वर्ण रखते हैं। अब मित्र में आपको सबसे पहले आवाज क्या आ रही है, माँ की, उच्चारण करते हुए आपने माँ लिख दिया। कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के पूरा नहीं होता है, इसलिए उस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत दिया हुआ होता है। अब मित्र में फिर हमें आवाज किसकी आई, ई, मी, मी में ई की आवाज आई, तो माँ के बाद हमने ई लगा दिया। फिर आप देखिए त्रा, त्रा हमारा संयुक्त वर्ण किससे बनता है, ता और रा को मिलाकर, तो ता फिर रा की आवाज आई, मित्र, ता के बाद रा की आवाज आ रही है तो ता और रा लिख दिया। अब क्योंकि रा हमारा आधा है तो इसमें हमने जब ये अस्वर मिलाया तो हमारा त्रा पूरा हुआ, तो इसका मतलब ये हमारा अकारांत हो गया। और लास्ट में जो भी वर्ण हमारा लास्ट में होगा वो हमारा वही अंत कहलाएगा, करांत कहलाएगा, तो ये हमारा अकारांत हो गया। इसी तरह से इकारांत है, कवि, मुनि, हरि। अब इसमें इसी तरह से देखिए वर्ण विच्छेद करके बताया, लास्ट में ई आया है तो ये इकारांत हो गया।
उकारांत में साधु, गुरु, जंतु, भानु। अब लास्ट में आपका उ आया है, उ की मात्रा है, तो ये उकारांत हो गया। तो इस तरह से ये अकारांत, इकारांत और उकारांत होते हैं। अब इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? थकान, सीख, भीख, खोज, पुकार, गाय। अब आप देखेंगे ये भी अंत में अकारांत हैं। इनके अंत में भी तो आ ही आ रहा है जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, लेकिन अकारांत होने के बावजूद भी ये सब चीजें हमारी क्या हैं? ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये पुल्लिंग के रूप में वाक्य में प्रयुक्त नहीं होती। हम कहते हैं ना आज बहुत थकान हो रही है, हम ये नहीं कहते कि आज बहुत थकान हो रहा है। हमने उससे एक अच्छी सीख ली, ठीक है। वह भीख मांग रही थी, भीख आपका, उसने खोज की, ठीक है, उसने पुकार लगाई, गाय, ये सब स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये पुल्लिंग नहीं है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हमारे हो गया पुल्लिंग की पहचान के नियम। अब हमारे आते हैं स्त्रीलिंग शब्द के नियम, कि हम स्त्रीलिंग के लिए कौन कौन से नियमों को अपना सकते हैं। इसमें फर्स्ट नियम है आपका नदी, भाषा, लिपि, बोली, तिथि, कुछ बर्तन तथा कुछ शरीर के अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अब नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, घाघरा, मांडवी, और भी बहुत सारी नदियां होती हैं। तो ये सब नदियों के नाम हमारे क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, तमिल, अंग्रेजी, जर्मन, जितनी भी भाषाओं के नाम हैं वो सारी भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, शाहमुखी, शारदा, अरबी, फारसी, ये सब हमारी लिपियों के नाम है। बोलियों के नाम अवधी, ब्रज, मगही, हरियाणवी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि, ये सब हमारी बोलियों के नाम हैं। तिथियों के नाम, जो तिथि हमारी हिंदी तिथि होती है महीने के अंतर्गत, वो तिथियों के नाम भी हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे होता है ना प्रतिपदा, घर में आमतौर पर आप सुनते होंगे पड़वा शब्द जिसको कहा जाता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, हमने सारे नहीं लिखे हैं। सारे लिखने में तो 30 नाम बहुत ज़्यादा आपके हो जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ शब्द बता दिए हैं, उससे आप अंदाज लगा सकते हो कि हिंदी की जितनी भी तिथियां हैं वो हमारी स्त्रीलिंग में ही आती हैं। नेक्स्ट है कुछ बर्तनों के नाम। जैसे सब बर्तन नहीं होते, कुछ बर्तनों के नाम, जैसे कटोरी, थाली, चम्मच, कलछी, छलनी, कढ़ाई आदि, ये हमारे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं और बाकी नाम हमारे पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कुकर है, भगोना है, इस तरह के चमचा है। तो इस तरह के जो शब्द बहुत सारे होते हैं, गिलास हैं, ये सब हमारे पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। केवल मात्र ये नाम हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम गर्दन, कमर, जीभ, नाक, टांग, उंगली, आंख, छाती, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। और बाकी हमारे पूरे शरीर के जितने और अंग हैं वो सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। चाहे आपका कान हो, माथा हो, सिर हो, हाथ हो, ये सब हमारे किस में आते हैं? ये सब हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नियम, क्रिया से बनने वाले अकारांत से संज्ञा शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि जो क्रिया से बनते हैं और अकारांत होते हैं। अकारांत तो मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ, कैसे आप पहचानेंगे। अब जैसे देखिए खोज, दौड़, लूट, चमक आदि। अब खोजना शब्द से खोज बन गया, दौड़ना से दौड़ बन गया, लूटना से लूट बन गया और चमकना से चमक आपका बन गया। अब ये सब अकारांत तो हैं, लेकिन अकारांत होने के बावजूद भी ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं ना कि उसने उसकी खोज की, उसने तेज दौड़ लगाई, ठीक है, उसने खजाना की लूट की जैसे इस तरह से, या मोती की चमक, तो मोती आपका उसमें आ जाता है, तो इस तरह से चमक, उसकी चमक अच्छी है, मोती की चमक अच्छी है, तो चमक आपका स्त्रीलिंग हो गया। अपवाद क्या है? खेल, चलन, मेल, नाच,
ये हमारे पुल्लिंग में आते हैं। ऊपर वाली क्रियाएं स्त्रीलिंग है और नीचे वाले ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। थर्ड नियम आप देखिए, आई, आवट, आहट, इका, इमा, इया, ई, मति, वती आदि प्रत्ययों से बने शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः शब्द हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्यों हमने प्रायः शब्द का प्रयोग किया है? प्रायः का मतलब होता है 90%, 10% इसमें भी अलग हो सकता है, थोड़ा सा वो वाक्य में प्रयोग करके अंदाज लग जाता है, लेकिन 90% आपके वो उसी तरह से होते हैं, जिसलिए हमने प्रायः शब्द का प्रयोग किया है। जैसे मान लीजिए आई प्रत्यय से आपका बन गया लड़ाई, पढ़ाई, आवट से कसावट, बनावट, आहट से चिल्लाहट, घबराहट, इका से बालिका, अध्यापिका, इमा से लालिमा, हरितिमा, इया से गुड़िया, दिव्या, ई से टोपी, खुरपी, मति से श्रीमती, बुद्धिमती, वती से भगवती, गुणवती, बलवती वगैरह बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, लेकिन हमने दो दो शब्द आपको एग्जाम्पल के रूप में बताए हैं कि इस तरह के प्रत्ययों से बने शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब आप देखिए फोर्थ नियम है, प्रायः आकारांत, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब आकारांत, अकारांत नहीं है, आकारांत, और इकारांत नहीं है, ईकारांत है, बड़ी ई, बड़ा आ जिसके अंत में होता है। जैसे सीता, रमा, कृपा, सुता, छात्रा, घृणा, ये आपके आकारांत हो गए, बड़ा आ बाद में आ रहा है। कली, नदी, लेखनी, जाली, सब्जी, इसमें बड़ा ई बाद में आ रहा है, तो ये सब हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो ये आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के सामान्य नियम होते हैं। अब इसके अलावा स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी होते हैं जो हमेशा उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग नहीं बनाया जाता। जैसे मान लीजिए सुहागिन, सुहागिन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा, इसका कोई पुल्लिंग तो बनेगा नहीं। सौभाग्यवती, धायमा, संतति, सती, सौतन, संतान, औलाद, पुलिस, फौज, सेना, नर्स, सरकार आदि, इनका कभी कोई पुल्लिंग शब्द नहीं बन सकता। मान लीजिए पुलिस है, पुलिस में अधिकांश मान लीजिए पुरुष जाति के भी लोग हैं, तो क्या आप उसका कोई पुल्लिंग अलग से बना सकते हो? आप यही तो कहोगे कि पुलिस आ रही है, अब उसमें चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष जाति हो, लेकिन उसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में ही होगा। फौज है, सिपाहियों की, बहुत सारे सैनिकों की फौज, तो फौज स्त्रीलिंग ही होगा आपका। सेना भी। तो इस तरह से इन सारे शब्दों का पुल्लिंग कभी नहीं बन सकता, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे। सेकंड है आपका, कुछ प्राणियों के नाम सदैव या नित्य पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ देखिए हमने दो शब्दों के बीच में ऑब्लिक क्यों लगाया, ये कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आता है, सदैव कभी लिखा होगा या आपका नित्य लिखा होगा। इसका मतलब है कि जो पुल्लिंग शब्द है वो हमेशा, और नित्य का मतलब प्रतिदिन या हमेशा, दोनों का मतलब हमेशा ही होता है कि हमेशा पुल्लिंग या हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मच्छर, खटमल, बिच्छू, रीछ, भालू, भेड़िया, चीता, गेंडा, कौआ, गरुण, बाज, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, तोता आदि, ये हमेशा आपके पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। स्त्रीलिंग आपका ये नहीं बनता, मच्छर है तो मच्छरी कर दिया, खटमल है तो खटमली कर दिया। क्या आप बना सकते हो स्त्रीलिंग? ऐसे नहीं बना सकते हो, इस तरह से इसका स्त्रीलिंग नहीं बनता है। इसी तरह से स्त्रीलिंग में आप देखिए मकड़ी, छिपकली, चींटी, तितली, गिलहरी, मैना, कोयल, मक्खी, मछली, दीमक, चील, जू आदि, ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे, इनका पुल्लिंग नहीं बन सकता है। आप मकड़ी का मकड़ा एक तरह से नहीं कर सकते हो, छिपकली की छिपकला नहीं कर सकते हो, चींटी का चींटा उस तरह से आप एकदम नहीं कर सकते हो, तितली की का तितला नहीं कर सकते हो। तो ये शब्द हमारे कुछ ऐसे हैं जो दैनिक जीवन में भी हम इनका प्रयोग करते हैं, देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग में आता है या पुल्लिंग में आता है।
अब अगर हमें इसका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे? ये देखिए हमने नोट के अंदर करके लिखा है। इन शब्दों का स्त्रीलिंग से पुल्लिंग तथा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर तथा मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा मच्छर है तो नर मच्छर मादा मच्छर, कोयल है नर कोयल मादा कोयल। तो अगर केवल आपसे इस तरह से कि नर और मादा होता है, अब आपका परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि कोयल शब्द आपका दे दिया और आपसे पूछा गया कि इसका पुल्लिंग बनाइए, तो आप क्या बनाओगे? नर कोयल बनाओगे। या आपसे कहा जाए इसका स्त्रीलिंग बनाइए कोयल का, तो आप क्या बनाओगे? मादा कोयल बनाओगे। तो आप जब नर और मादा का प्रयोग करोगे तभी आपका वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनेगा, वरना अलग से आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं बन सकता। तो नर और मादा शब्द को विशेष रूप से ध्यान में रखिए। निर्जीव या बेजान वस्तुओं के लिंग की पहचान का सरल नियम क्या है? जैसे संस्कृत में तो आपका नपुंसकलिंग हो जाता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। अब इसमें पहचान का सरल नियम क्या है कि निर्जीव वस्तु का लिंग जानने के लिए उसे सामान्य रूप से बहुवचन में बदलकर देख लें। यदि बहुवचन में बिंदी या चंद्र बिंदु आए तो वह स्त्रीलिंग होगी, और यदि वचन बदलने पर बिंदी या चंद्र बिंदु नहीं आए तो पुल्लिंग होगा। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे, आपने समझ लिया ना इसको, कि मान लीजिए बहुवचन में बिंदु चंद्र बिंदु आ रहा है तो स्त्रीलिंग, बिंदु चंद्र बिंदु नहीं आ रहा है तो पुल्लिंग। मान लीजिए ताला शब्द है, अब ताला शब्द आपका पुल्लिंग ताले, अब इसमें कोई आपका बिंदु चंद्र बिंदु नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ताले शब्द आपका पुल्लिंग हो गया, क्योंकि ना तो इसमें कोई बिंदु लग रहा है ना कोई चंद्र बिंदु लग रहा है। दरवाजा दरवाजे, इसमें भी आपको कोई बिंदु चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया है। अब घड़ी और पत्ती, अब आप देखेंगे कि घड़ी का अगर आपको बनाना है तो घड़ियां, घड़ियां आपका जब चंद्र बिंदु लग गया इसका मतलब घड़ियां आपका स्त्रीलिंग है। पत्ती से पत्तियां, तो पत्तियां आपका स्त्रीलिंग हो गया क्योंकि उसके ऊपर आपका चंद्र बिंदु लग रहा है। तो जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं उन निर्जीव वस्तुओं की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं कि उसमें बिंदु या चंद्र बिंदु आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये आपको या तो पहले वाले जो 3 चीजें हमने आपको बताई थी कि सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से आप पहचान करके देखिए तो आपको पहचान में आ जाएगी। वरना फिर हमने आपको पुल्लिंग के बहुत सारे नियम बताए हैं 6, स्त्रीलिंग के नियम बताए हैं, निर्जीव वस्तुओं को आप कैसे पहचाने, सबके अलग अलग आपको नियम बताए गए हैं। उन नियमों को ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए, उसका प्रयोग करके देख लीजिए, और सबसे ज्यादा जो मेन आपके प्रश्न आते हैं या तो वो नर और मादा वाले आते हैं या महत्वपूर्ण पद वाले आपके प्रश्न आपके आते हैं कि उसमें किस तरह से करना है आपको। तो इसलिए आपको ये सारे नियम ध्यान से पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपके इस लिंग से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों का समाधान करेंगे। तब तक आप इनको ध्यान से पढ़कर समझ लीजिए ताकि जो प्रश्न आपके सामने आए, प्रश्न को पढ़ते के साथ आप स्वयं भी उसका आंसर कर सकें, तो आप अपना आकलन कर सकते हो कि हमने कितना इसको समझा है। तो इसलिए यदि अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ आप शेयर कर दीजिए। यह बात हम आपसे बार बार कहते हैं बच्चों, तो इसे करना मत भूलिए। सुनने के लिए आपका बहुत अधिक धन्यवाद।